हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, मिडवाइफरी का आज क्लास जो है वो 7 है और क्लास 6 तक अपलोड हो गया है। वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, मिडवाइफरी जो है बीटीएस ईएनएम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन मिडवाइफरी से ही पूछा जाता है। मिडवाइफरी से नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल में साइंस होता है, तो इसमें मिडवाइफरी का ही साइंस में क्वेश्चन पूछे देता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए। और इसमें क्लास 7 में जो है वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हर एग्ज़ाम में 2 से और 3 बार पूछा गया है। इसलिए आप लोग इसको रट लीजिएगा, जो कि बिहार एएनएम के लिए ही नहीं, सारे स्टेट जितने भी एएनएम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि बीटीएस ईएनएम की तैयारी करने के लिए फास्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पर, जो कि चंदन सर का है, सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है परचेज कीजिए। आप लोगों को अगर ये क्लास परचेज करना है तो आप लोग इस नंबर पे जो है आप लोग मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर सीधे जो है कॉल कर सकते हैं। ये जो है फास्ट इन्फॉर्मेशन का लोगो है, इसको आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। या फिर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे परचेज करना है, कैसे क्या डाउनलोड करना है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए और सारा कुछ आपको डाउनलोड करने को बता दिया जाएगा और कोर्स को जो है एक्टिव कर दिया जाएगा और आप लोगों के मोबाइल में ऑन हो जाएगा। ये जो इस सफलता बैच है, इसमें जो है एएनएम का जितना टेक्निकल 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। टोटल एएनएम का टेक्निकल क्वेश्चन, फिर मैथ पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। यानी बीटीएस एएनएम का जितना भी सिलेबस है आप लोगों को पूरा कराया जाएगा। और साथ ही ये बैच जो है आप लोगों के फ़ोन में पूरे 1 साल तक रहने वाला है। यानी आप लोग उसको 1 साल तक देख सकते हैं, पूरा डिलीट नहीं होने वाला है। और जितना आप लोग जब से क्लास जो है एक्टिव कीजिएगा, आप लोगों को पिछला वाला सारा जितना वीडियो है आप लोगों को उसमें ऐप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। सारा क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिससे किसी को भी परेशानी नहीं हो सके। जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जन्म के समय जन्मजात शिशु की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए, इसको रट लीजिए, ये रट लीजिए, क्योंकि इसको 2-3 बार पूछा हुआ है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो इसको आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि 70 से 100 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर, 45 से 55 सेंटीमीटर और 70 से 80 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 45 से 55 सेंटीमीटर। एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उस समय उसकी लंबाई कितनी होती है? 45 से 55 सेंटीमीटर इसका औसत लंबाई होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कितना होता है? 45 से 55, 45 से 55। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जब बच्चा का जन्म होता है, नवजात शिशु को, उस समय उसको कौन कौन सा टीका लगता है। आप लोग कमेंट में बताइए। फिर आप लोगों को हम थोड़ा देर बताएंगे, थोड़ा देर बाद। तब तक आप लोग वीडियो को स्किप करके आप लोग बताइए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है। देखिए, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बार पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर, इसलिए आप इसको जो है रट लीजिए। 12 ग्राम, 10 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम। तो इसका कितना राइट आंसर होगा? 18 ग्राम। नवजात शिशु का जब हीमोग्लोबिन आप लोग चेक कीजिएगा उस समय, तो उसका हीमोग्लोबिन कितना होता है? 18 ग्राम। यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा उस समय जो है उसका हीमोग्लोबिन कितना रहेगा? 18 ग्राम रहेगा। अगर फीमेल की बात करें कि फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में 12 से 14 ग्राम तक रहता है। ठीक है, 12 से 14% रहता है एक ब्लड में, फीमेल के ब्लड में।
अगर हम मेल की बात करें कि मेल में कितना रहेगा, तो मेल में आप लोगों का रहेगा 14 से 16 ग्राम रहता है हीमोग्लोबिन। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, इसका जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। ये आप लोगों को साइंस में भी पूछ सकता है और जो है ऐसे मिडवाइफरी में भी, यानी ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में आ गया। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहा जाता है। देखिए, नवजात शिशु के पहले मल को क्या कहा जाता है, यही आप लोगों से पूछ रहा है। आप लोग बताइए। देखिए, मेकोनियम, लेनुगो, वर्निक्स, केसोसा और सीबम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेकोनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, मेकोनियम। नवजात के पहले मल को क्या कहेंगे, मेकोनियम। क्या कहेंगे, मेकोनियम, ठीक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे थे कि जब बच्चा का जन्म होता है तो उस समय कौन कौन सा टीका लगता है। तो देखिए, उस समय जो है उसको ओपीवी ओरल दिया जाता है और फिर बीसीजी दिया जाता है और फिर क्या दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। बीसीजी को जो है अधिकतम 1 साल तक दिया जा सकता है। ओपीवी को जब जन्म लिया जाता है तो 15 दिनों के अंदर में पिला सकते हैं। और जो है हेपेटाइटिस बी की बात करें तो उसको 24 घंटा के अंदर ही लगना चाहिए। अगर 24 घंटा से ज़्यादा हो गया तो उसको हेपेटाइटिस बी नहीं देते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद कर लीजिएगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से भी क्वेश्चन आता है। चौथा देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नवजात शिशु। देखिए, आप लोगों को पहले वाला क्वेश्चन का डिटेल में बता देते हैं कि देखिए, मेकोनियम तो हो गया कि पहले जो है मल को, नवजात जब शिशु जन्म लेता है तो पहले मल को क्या बोलेंगे, मेकोनियम। लेकिन लेनुगो किसको कहते हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी पे जो है वो छोटे छोटे हेयर रहते हैं, यानी छोटे छोटे बाल रहते हैं, यानी रुआ जो आप लोग बोल सकती हैं, तो उसको लेनुगो बोलेंगे। अगर बात करते हैं वर्निक्स केसोसा किसे कहते हैं, तो वर्निक्स केसोसा किसे कहेंगे। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो आप लोग एक बात नोटिस किए होंगे कि उसके जो है बॉडी पे, उसके बॉडी पे क्या रहता है, वाइट वाइट ऐसे चिपचिपा पदार्थ जैसा रहता है, उसको पोंछा जाता है। तो वाइट वाइट जो चिपचिपा पदार्थ रहता है उसी को वर्निक्स केसोसा कहते हैं, ठीक है। और फिर सीबम, आप लोगों को पता है सीबम जो है वो पसीना को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नवजात शिशु में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा सबसे अधिक होता है, इसका कारण क्या है। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब जन्म लेता है बच्चा उस समय हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा अधिक होता है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया किसे कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया, देखिए, लीवर जो होता है वो ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को जब अधिक मात्रा हो जाता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, उसको स्टोर करने के लिए। क्योंकि लीवर में जो है वो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज के रूप में कलेक्ट नहीं रहता है, यानी इकट्ठा नहीं रहता है, यानी स्टोर नहीं रहता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो वही बोल रहा है कि हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा अधिक होता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, इसका कारण आप लोग बताइए, आप लोगों को आंसर मिल ही गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिपक्व लीवर, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका लीवर जो है अच्छा से डेवलप नहीं किया रहता है, अच्छा से विकास उसका जो है लीवर का नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण वो ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा उसके जो है बॉडी में अधिक होता है, जिसके कारण ग्लाइकोलाइसेमिया बीमारी हो जाती है, अधिक खतरा रहती है, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एंटीबॉडी स्थान दुग्ध में बहुतायत में पाया जाता है। यानी कि एंटीबॉडी जो है कौन सा, जब मदर मिल्क होता है माँ के दूध में, कौन सा एंटीबॉडी सबसे अधिक होता है। तो IA, IG, IE, IM। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका IA, यानी कि जब मदर मिल्क जो होता है उसमें कौन सा जो है एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा IA। अगर IG बात करें तो IG जो है वो क्या होता है, IG किसका सिंबल है। IG जो है जो जब बच्चा माँ के भ्रूण में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो
उसमें होता है प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से जो है आईजी का स्राव होता है। ये क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि आईजी का स्राव जो है कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, आईजी का स्राव कहाँ से होता है? आईजीजी का स्राव कहाँ होता है? प्लेसेंटा से। आईजीजी का स्राव प्लेसेंटा से। आई अगर जीई की बात करें कि आईईजी किसका सिंबल है, तो ये एलर्जी को इंडिकेट करता है। यानी एलर्जी को जहाँ भी इंडिकेट करना रहेगा तो हम लोग आईजीई को लिखेंगे। आईजीएम जो है किसको इंडिकेट करता है? वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आईजीए क्या होता है? माँ के दूध में पाया जाता है। आईजी का स्राव कहाँ से होता है? प्लेसेंटा से होता है। आईजीई होता है वो जो है एलर्जी को इंडिकेट करता है, एलर्जी को। और आईजीएम जो होता है वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नवजात शिशु का कितना वजन कम रहता है जन्म के समय, तब उसे कम वजन के शिशु के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसका वेट कितना रहता है कि उसको जो है कम वजन वाले शिशु के कैटेगरी में रखते हैं। यानी उसको आप लोग लो बर्थ बेबी जो है बोलेंगे। लो बर्थ बेबी जो है कितना वेट रहेगा कि आप लोग बोलिएगा? 3000 ग्राम यानी 3 kg, 2500 ग्राम यानी कि 2.5 kg, 2000 ग्राम और 1500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2500 ग्राम यानी कि 2.5 kg। देखिए अगर नॉर्मल वेट बात करें कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय नॉर्मल वेट यानी वज़न कितना होता है, तो उसका 2.5 kg से 3 kg तक उसका नॉर्मल वेट होता है। लेकिन 2.5 kg से जैसे ही उसका वज़न कम आता है तो उसको लो बर्थ बेबी में रखेंगे, यानी कि कम वजन वाले बच्चा में की श्रेणी में वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में साइलेंट किलर के से किसे जाना जाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोक्सिया, एस्फिक्सिया, नियोटेरस और हाइपरथर्मिया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथर्मिया। देखिए यहाँ पे आप लोग एक वर्ड याद रखिएगा, जहाँ भी आप लोगों को हाइपो देखिएगा तो हाइपो मतलब होता है कम, और थर्मिया मतलब थर्मो मतलब क्या हो जाएगा? तापमान, यानी तापमान कम हो जाना। यानी बच्चे का जब तापमान कम हो जाता है, शरीर का जो है तापमान कम हो जाता है तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। ऐसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, यानी शरीर का तापमान 97 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अगर उसका जो है तापमान 95 डिग्री से अगर कम आता है तो उसको जो है हाइपोथर्मिया में रखा जाता है, हाइपोथर्मिया की श्रेणी में आ जाता है। देखिए बात करते हैं कि आखिर हाइपोथर्मिया क्यों होता है। ऐसे भी हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर बच्चा जब ज़्यादा समय तक उसको ठंड में रखा जाएगा तो उसका शरीर का जो तापमान हो जाएगा वो कम हो जाएगा, इसके कारण उसको हाइपोथर्मिया ये बहुत ही खतरनाक होता है कि इसीलिए इसको जो है साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर किसे कहते हैं? जैसे उसको पता भी नहीं चलेगा, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और उसकी जान चली जाती है, इसी को जो है साइलेंट किलर बोलेंगे। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जो है कपड़ा ज़्यादा पहना कर रखा जाता है और उसको जो है माँ के बॉडी से जो है चिपका कर रखा जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके जो माँ की जो है तापमान होती है बॉडी के टेम्परेचर से बच्चे का भी टेम्परेचर जो है वो बना रहे, कम नहीं हो, इसीलिए बोला जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कपड़ा पहना कर रखा जाता है। बात करते हैं कि जो ये तो नवजात शिशु में हो गया कि साइलेंट किलर हाइपोथर्मिया को कहा जाता है, लेकिन वयस्क में साइलेंट किलर किसको बोलेंगे? हाइपरटेंशन को। अगर यहाँ पर वही रहता वयस्क में साइलेंट किलर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फोटोथेरेपी के दौरान
किन अंगों को ढक कर रखना चाहिए? आँखों और जननांगों, नेत्र और मौखिक गुहा, नाक, आँख और नाभि, केवल जननांग क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आँख और जननांग क्षेत्र। आप लोग कभी भी देखिएगा, फोटोथेरेपी मतलब क्या, आप लोग को सिंपल भाषा में होता है कि बोला जाता है कि बच्चा शीशा में है, और आप लोग तो मेडिकल फील्ड से हैं तो आप लोग को पता ही होगा। तो आप लोग वो देखी भी होंगी, वहाँ पे आप लोग का ड्यूटी भी लगा होगा, तो आप लोग देखी होंगी कि जो बच्चा का जो है आँख वो ढक कर रखा जाता है, क्योंकि उसमें से जो है वो रे निकलती है, ब्लू रे निकलती है, तो वो बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, इसीलिए आँख और जननांग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मिर्गी वाले बच्चों का प्रबंधन नर्स को नहीं करना चाहिए, यानी कि मिर्गी जब भी आता है तो नर्स को जो है क्या नहीं करना चाहिए, यही पूछ रहा है। गर्दन के आसपास के कपड़े को ढीला करें, बच्चे को संयमित करें, सपाट स्थिति प्रदान करें, एक तरफ सिर घुमाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को संयमित करें, यानी रेस्ट्रेन करें। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, क्योंकि इससे जो है इंजरी भी आ सकते हैं, इसीलिए बोल रहा है कि बच्चे को संयमित नहीं करें। गर्दन के पास जो है कपड़े को कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो सबसे पहले उसका जो है कपड़ा ढीला कर दिया जाता है और उसको सपाट स्थिति में जो है लेटा दिया जाता है, ठीक है, और एक तरफ जो है सिर घुमा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जो है हिप डिस्प्लेसिया की पहचान है, यानी लक्षण कौन सा है? बार्लो लक्षण, ओर्तोलानी लक्षण, ट्रेंडलेनबर्ग लक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है उपयुक्त सभी। देखिए, हिप डिस्लेमिया का आखिर लक्षण की बात करें तो बार्लो लक्षण क्या है? देखिए, ये बच्चा है और बच्चा का ये पैर हो गया, तो यही हो गया बार्लो लक्षण। मतलब बाहरी तरफ से अगर बच्चे को ऐसे प्रेस करेंगे या दबाएंगे तो इसका सिर भी जो है बाहर की तरफ आ जाता है, इसी को है बार्लो लक्षण कहते हैं। यानी उसको एक अनुभूति प्राप्त होती है और उसका सिर जो है क्लिक हो जाता है और उसका सिर बाहर आ जाता है, और उसी के सिर्फ उल्टा है आर्तोलानी लक्षण। उसके पैर के अगर अंदर के तरफ प्रेस करेंगे तो भी उसका सिर बाहर आ जाएगा और उसको एक क्लिक सुनाई देगा, ठीक है। और ट्रेंडलेनबर्ग लक्षण क्या है? ट्रेंडलेनबर्ग लक्षण ये है, इसका ये पहचान किया जाता है कि जब बच्चा ये हो गया और बच्चा को जब हम लोग खड़ा कराएंगे तो इसका पैर जो है एक छोटा पड़ जाता है। जब इसको खड़ा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एक पैर छोटा पड़ जाएगा, इसी को ट्रेंडलेनबर्ग लक्षण बोलेंगे। और ये सारे के सारे लक्षण जो है किस में पाया जाता है? हिप डिस्लेमिया में पाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, बच्चों में कॉमनेस्ट कौन सा फ्रैक्चर पाया जाता है? कॉमनेस्ट मतलब सामान्यतः कौन सा फ्रैक्चर, यानी इसको हिंदी में भी याद रखिएगा, अस्थिभंग भी लिख देता है, अस्थिभंग। तो यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चे में जो है कौन सा फ्रैक्चर जो है सामान्यतः हो जाता है? रोगजनक फ्रैक्चर, तनाव फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, अस्थिभंग। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चा का जो है हड्डी बहुत ही नाजुक होता है, मुलायम होता है और सॉफ्ट होता है। तो ये जो है मान लीजिए कि ये पैर हो गया और पैर की ऐसे जो है 2 हड्डी ऐसे निकली होती है, 2 हड्डी ऐसे निकल गई, तो ये जो है इस तरह मुड़ी हुई एक थोड़ी सी मुड़ी हुई टाइप का एक 2 हड्डी निकला हुआ रहता है। तो यही इधर से मुड़ जाता है और फिर इधर सा फ्रैक्चर हो जाता है, यानी स्टिक टाइप का थोड़ा सा मुड़ जाता है और वहाँ से जो है वो टूट जाता है, इसी को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अवस्था में बच्चों का टीकाकरण नहीं करना चाहिए? इसका आप लोग ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन पढ़कर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है। देखिए, बुखार के साथ तीव्र बीमारी, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा,
बच्चा इम्यूनोएस्प्रेसिव थेरेपी पे है और उपरोक्त सभी। तो ये बोल रहा है कि बच्चा जब बुखार के साथ तीव्र बीमारी है उस समय भी टीका नहीं देना चाहिए, और जब ल्यूकेमिया हो या लिम्फोमा हो उस समय भी नहीं देना चाहिए, और बच्चा जब इम्यूनोएस्प्रेसिव थेरेपी पे हो उस समय भी नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कंडीशन में भी, किसी भी कंडीशन में टीकाकरण उसको नहीं करना है, टीका नहीं लगाना है, वैक्सीनेशन नहीं करना है। अगला है सीसा विषाक्त की गंभीर जटिलता कौन सी है? लीवर की विषाक्तता, विकास की विफलता, तंत्रिका की समस्या और हृदय की विफलता। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सीसा विषाक्त, यानी सीसा जब आपके बॉडी में सीसा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो कौन सा बीमारी होगा? तो देखिए लीवर में हो जाएगा कि विकास अवरुद्ध हो जाएगा कि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र में समस्या आने लगेगी। होता ये है कि जब वातावरण में भी अगर सीसा की मात्रा कम बढ़ जाता है, जब प्रदूषण जब अधिक हो जाएगा तो उसमें जो है सीसा की मात्रा बढ़ जाता है, और जो है मानव जो है वो मूर्छित अवस्था में जाने लगेंगे और उनका जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन डी की पर्याप्त सेवन के कारण बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? यानी विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यही पूछ रहा है। स्कर्वी, ऑस्ट्रेलियोमलेशिया, रिकेट्स, रतौंधी। तो इसका राइट आंसर देखिए, आप लोग क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए कि क्या बोल रहा है कि बच्चों में पूछ रहा है। तो बच्चों में क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। अगर यहीं बड़ों में पूछता यानी वयस्क में पूछता तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता। ठीक है, अगर बात करें कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और रतौंधी आप लोग को पता होगा कि ये विटामिन ए की कमी से होता है और आँख का बीमारी है। स्कर्वी जो है वो त्वचा से मसूड़ों से रिलेटेड है, मुंह में के जो मसूड़ा होता है उससे ब्लड आने लगता है। 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब नवजात शिशु के गाल के कोने पे टच किया जाता है तो वह अपना सिर उसी दिशा में घुमाने लगता है। इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? तो इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, चूसने वाला रिफ्लेक्स, गैंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, टॉनिक गर्दन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉनिक गर्दन प्रतिवर्त। देखिए रिफ्लेक्स को कल अच्छा से डिटेल में बताएंगे कि आप आखिर जो है रिफ्लेक्स क्या है, बच्चों में कब आता है, कब तक रहता है, और रिफ्लेक्स के और टाइप क्या क्या है और किसको क्या बोलेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि आज ज़्यादा टाइम हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।